लिख लिया? उसके बाद लिख लो एक लाइन, दिस एग्रीज क्लोजली विद द, दिस एग्रीज क्लोजली विद द observed value, closely with the observed value, therefore Laplace correction is correct, therefore Laplace correction is correct. डिपेंडेंस ऑफ वेव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, देखो जो करेक्ट फॉर्मूला दे रही है वो लाप्लास करेक्शन वाली इक्वेशन ही होगी, कितनी होती है, गामा पी अपॉन रो, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म मतलब दे रही है एक्सपेरिमेंटल है ना थ्योरेटिकल वैल्यूज में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे साउंड वेव के लिए। तो अब इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखें पी वी इज इक्वल टू किसी भी गैस के लिए एन आर टी, ठीक है, जहां पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है कांस्टेंट, और मोल को कैसे लिख सकते हैं, मास इन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और जहां पर आप डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप स्मॉल मास से जो लिख रहे हैं ना वो मास है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, और कैपिटल एम जो लिखा है मैंने वो मोलर मास है। अब यहाँ से देखो m को कितना लिख, v को कितना लिख सकते हैं आप, m अपॉन रो, तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें इस वाली इक्वेशन में रखें तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू कितना रखेंगे, m अपॉन रो इज इक्वल टू n का वैल्यू m अपॉन कैपिटल M आर टी, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, रो आर टी अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब ये वैल्यू आप p का इस इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका साउंड वेव का वेलोसिटी है किसी भी गैस में वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मोलर मास पर, देन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा p का वैल्यू यदि रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रो आर टी अपॉन m, और एक रो यहाँ पर ऑलरेडी है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ रहा है, गामा आर टी अपॉन m, ठीक है। तो यदि गैस का यदि आप क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है और मोलर मास उसका पता है तो उसमें जो साउंड वेव होगी उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू गामा आर टी अपॉन m, कर लो नोट, डिपेंडेंस ऑफ वेव वेलोसिटी। मोलर मास को भी बोलते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
hence the velocity of sound wave in gas is inversely proportional to the square root of gas molecular weight. अब क्वेश्चन लिख लो, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ साउंड वेव in helium and hydrogen gas at same temperature whereas for monoatomic gas gamma is equal to 5/3 and for diatomic gas gamma is equal to 7/5। ये आपने ना 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, 11th की कॉपी निकाल के वो नोटबुक देखना। तो अब जैसे आपने दो गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, डायटोमिक गैस होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसी गैस है, डायटोमिक गैस, और हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटोमिक गैस, ठीक है। तो आपने इसके लिए वेलोसिटी और टेम्परेचर कैसा लिया, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, गामा RT अपॉन m के इक्वल होती है, ठीक है। किसी भी गैस में वेव का जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पर। अब जैसे देखो यहाँ पर आप मोनोएटोमिक हीलियम के लिए लिखते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका आएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मोलर मास बोल लीजिए। तो यहाँ पर इसको यदि मैं गामा 1 मान लेती हूँ मोनोएटोमिक के लिए, इसको गामा 2, तो ऐसे ही आप यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे, H2 के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, गामा RT अपॉन B, ये कितना आएगा, MS2, यही होगा, ठीक है। अब उसने रेशियो पूछा है, तो आप रेशियो के लिए क्या करेंगे, VHE अपॉन VS2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा 1 RT अपॉन MHE, ठीक है। उसके बाद VS2 जो है वो अपॉन में है, तो अपॉन में है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, गामा RT अपॉन MS2। तो RT से तो RT कैंसिल हो जाएगा, डिपेंड किस पर करेगा वो, इसको गामा 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, गामा 1, गामा 2 एंड MS2 एंड MHE। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, गामा 1 का 5/3 इंटू जो गामा 2 है वो अपॉन में है, गामा 2 का वैल्यू 7/5 है, तो 7/5 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और S2 कितना होता है, 1s2 होता है ना, तो इसका 2 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा, अरे एटॉमिक वेट लिखना है, 2 आएगा ना, हीलियम का 4 होगा, 2He4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो क्या आएगा यहाँ पर 25/42, इसको सॉल्व कर लेना, रेशो कुछ इतना आ रहा है 0.33,
क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्फेरिकल वेव्स। स्फेरिकल वेव्स, तो स्फेरिकल वेव्स आपने देखी है वैसे कभी? देखिए ना, पानी में देखी होगी आपने। हाँ, तो वो एक स्फेरिकल वेव्स होगी, यूं नहीं होती हैं वो, इस तरीके की होती है तो वो एक वाटर वेव्स है, ठीक है। स्फेरिकल वेव्स का एक एग्जांपल हो सकता है वाटर वेव्स ऑन द प्लेन ऑफ द वाटर, प्लेन पर ही तो होंगी। तो इसका दूसरा एग्जांपल आप जैसे मान सकते हैं कि कोई आपका पॉइंट सोर्स है, ठीक है। पॉइंट सोर्स जो होता है उससे जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स है और उससे सभी डायरेक्शन में, यदि मीडियम ऐसा है आइसोट्रोपिक है, तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से है, आप समझ रहे हैं ना, सेंटर है उसके चारों तरफ है, मतलब यदि मैं ऐसा बनाती हूँ तो ऐसा नहीं कि इसी प्लेन में है, वो बाहर भी है और पीछे की तरफ भी है, ठीक है। स्फेरिकल वेव का मतलब वो है। तो आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब ये है कि जो ऐसा मीडियम जहां पर पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर पार्टिकल्स ज्यादा हैं कहीं कम है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर एक जैसे ही पार्टिकल है, डेंसिटी जो है पार्टिकल्स का वो सेम है। तो यदि आइसोट्रोपिक मीडियम होता है और वहां पर कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है तो उस पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी और सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी एंड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में और सेम वेलोसिटी से इस पॉइंट से लाइट वेव प्रोपेगेट होंगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं एक प्लेन में यदि मैं ऐसा लूं तो यहाँ पर सभी डायरेक्शन में वेव्स जो हैं प्रोपेगेट हो रही हैं, ठीक है, और उन सभी का वेलोसिटी कैसा है, सेम है, ठीक है। और लाइट वेव्स हैं तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स सभी लाइट वेव्स की वो कितनी होगी, c के इक्वल होगी। अब जैसे आप यहाँ पर कोई r डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इस सेंटर से इस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस लेते हैं और उस r डिस्टेंस पर आपने एक एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, चारों तरफ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर यहाँ पर रेडियस कैसा होगा, सेम। इसका मतलब इन सभी वेव्स ने सेम टाइम t1 पर, मान लीजिए ये कोई टाइम t1 पर, ये सभी आप ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमने टाइम कौन सा ले लिया, t1 टाइम, और स्पीड कितना है c, और डिस्टेंस हमने मान लिया वो कितना है r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू सी t1, इतने डिस्टेंस पर यानी कि टाइम t1 पर सभी वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है r, टाइम t1 पर इस पॉइंट सोर्स से सभी वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है r। तो ये क्या बनेगा, एक स्फेरिकल लोकस ऑफ इन सभी पॉइंट्स पर जो वेव का जो डिस्टरबेंस होगा वो एक जैसा होगा, एक टाइम पर होगा। तो इन सभी पॉइंट्स का लोकस जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं ना। ये होगा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब यदि आप किसी टाइम t2 पर देखते हैं, ठीक है, तो किसी टाइम t2 पर सभी वेव्स यहाँ पहुंच जाएंगी, ठीक है, और टाइम t2 पर सबने कितनी वेलोसिटी ट्रेवल की है, मान लीजिए r2, ठीक है। तो r2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c t2, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर r2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही आप टाइम t3 पर लें तो t3 पर मान लीजिए सबने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, r3 या ct3। तो सभी पॉइंट्स को आप एक r3 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस पर सभी वेव्स यहाँ पहुंचेंगी एक साथ,
ठीक है, और सबका वेलोसिटी सेम है। तो ये इस तरीके से जो स्फेरिकल वेव्स होती हैं वो किसकी फॉर्म में आगे बढ़ेंगी, वेव फ्रंट की फॉर्म में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्फेरिकल वेव्स जो होती हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट होती हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव्स प्रोपेगेट इन स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को। और जैसे आप जैसे लाइट सोर्स ले रहे हैं ना सेंटर पर, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटेंसिटी देखें, जैसे इस यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी होगी इस वाले सरफेस पर और इस वाले सरफेस पर देखें, तो इंटेंसिटी जो है इस वाले सरफेस पर ज्यादा होगी और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा कम होगा। अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से वो एक तरीके से वेव प्रोपेगेट होने का मतलब क्या है, ये सोर्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, जो वेव प्रोपेगेट होती है वो एनर्जी ट्रांसफर ही तो कर रहा है, तो इस सरफेस पर जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पर जो एनर्जी पहुंचेगी वो सबसे कम होगी। तो इंटेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, W अपॉन A। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इस वाले सरफेस पर यदि देखते हैं आप, तो वो एनर्जी अपॉन कितना हो जाएगा एरिया, 4πr1 स्क्वायर पहले वाले उस पर। उसके बाद इंटेंसिटी आप इस वाले उस पर देखते हैं, ठीक है, थर्ड वाले वेव फ्रंट पर, तो I3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, W अपॉन 4πr2 स्क्वायर, R3 लिख लेते हैं यदि आप थर्ड पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसका मतलब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस R3 ज्यादा है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा, यहाँ पर आपका R1 सबसे कम है, सबसे कम है ना R1, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। चलो लिख लो इस चीज को। Spherical waves by a point source in an isotropic medium spherical waves by a point source in a isotropic medium propagates in all direction by the same velocity in the spherical wavefront form. नेक्स्ट लाइन में लिखना इंटेंसिटी ऑफ वेव is defined as the amount of incident energy per unit area hence the intensity I at the surface comma distance r from the source मतलब इस सोर्स से कोई भी r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर उसके सरफेस पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द सरफेस
इंसिडेंट एनर्जी at surface of the sphere per unit area of the sphere. That is I is proportional to, inversely proportional to 1 by r square. That is I is inversely proportional to 1 upon r square, which is the inverse square rule. Which is the inverse square rule. Inverse square rule. जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है. यहाँ तक लिख लिया था आपने? लिख लो. Which is the inverse square rule. ठीक है.